हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। पहले ग्लोबल न्यूज़, कुछ यूएस एंड बाहर की न्यूज़ बात करेंगे, कुछ इंडिया इकोनॉमी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात भी करेंगे। लास्ट में नॉलेज सेक्शन आज भी है, तो वो ज़रूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, इकोनॉमी से रिलेटेड ही ज़्यादा है, तो उसी के बारे में एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्ट इन डॉट इन वेबसाइट अगर आपने नहीं देखी है, हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज नहीं देखे हैं अगर, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चेक कीजिए। वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स, पोर्टफोलियोज, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी है, काफ़ी कम रिस्क के साथ है, एक हाई क्वालिटी इन्वेस्टिंग, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस अगर आपका है तो वो ज़रूर चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लान्स भी अवेलेबल हैं, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज भी अवेलेबल है, तो वो भी अगर आप चाहते हैं टू डिस्कस विद मी और परिमल, तो वो डिस्कशंस भी एक सेटअप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज़ से। तो मार्केट मिक्स रहे, नैस्डैक और डाउ तो ग्रीन में रहे, एसएनपी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट था। अगेन नो मेजर बड़ी कोई एज सच न्यूज़ जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। नो, देयर वाज नथिंग एज सच, देयर वाज नो मेजर न्यूज़ इन द मार्केट जिसकी वजह से मार्केट कुछ नेगेटिव पॉजिटिव रिएक्ट करे। तो इट वाज जस्ट बिजनेस एज यूजुअल, राइट, नथिंग मेजर। ओनली जो कुछ चीज़ें थी कि अमेजॉन ने $2 ट्रिलियन, फर्स्ट टाइम दे हैव टच $2 ट्रिलियन, सो दे हैव ऑल्सो बिकम ए $2 ट्रिलियन कंपनी नाउ। ठीक है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही थोड़ा सा उनका टेल विंड है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी उसी का है। अगेन हर कंपनी जो टॉप पे है इस टाइम, अगर हम देखें, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर एनवीडिया हो गया, एंड ऑल आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट हैज़ बिकम ए वेरी वेरी बिग बज वर्ड। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब बहुत ज़्यादा एक चीज़ का बज़ होने लगता है तो उसका थोड़ा सा बबल क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ये भी चीज़ हमेशा हमेशा रखनी होती है। और हर चीज़ में, हर थॉट प्रोसेस में ये चीज़ है। जैसे इंडिया में भी क्या बज़ वर्ड है अगर हम बात करें, तो इंडिया में भी रेलवे एक तरह का बज़ वर्ड है इस टाइम पे, राइट। तो और या फिर पीएसयू थोड़ा सा एक बज़ वर्ड है। तो वो भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और उसका थॉट प्रोसेस हमेशा रखना होता है। इसीलिए इन सब बज़ वर्ड्स के बीच में एक अच्छी कंपनीज फिगर आउट करना, वो एक थॉट प्रोसेस हमेशा आपको, अगर आप एक स्टॉक एनालिस्ट हैं या फिर स्टॉक इन्वेस्टर हैं, तो देना चाहिए। जैपनीज येन जो है उसका 38 ईयर्स लो पे आ गया है। 1986 से वीकेस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डॉलर पे है। ठीक है, तो $1 जो है और जापान जो है वो 160 का हो गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट 38 ईयर ओल्ड पे। ओवरऑल मतलब इट हैज़ फॉलन, ये 1987 में था इस लेवल पे। तो मेजरली वाई इट हैज़ हैपेंड इज बिकॉज जापान और यूएस का एक तो इंटरेस्ट रेट्स आर बहुत डिफरेंट है। जापान इज स्टिल बाइंग बॉन्ड्स, राइट, और फ्रॉम द मार्केट, तो कैश अभी भी डाल रहा है मार्केट में। उनको इन्फ्लेशन चाहिए टू ग्रो, तो वो उस थॉट प्रोसेस से कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट रेट्स अभी भी ज़ीरो है, तो दे हैव नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, यूएस हैव इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। तो उसकी वजह से करेंसी कंसिस्टेंटली डिप्रिशिएट कर रही है। ठीक है, एंड एटलीस्ट इन लास्ट 2 to 3 years कंसिस्टेंटली, मतलब 120 से मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ था, 110 120 से, और 160 यूएसडी जापान का जो येन है वो पहुंच गया है। ठीक है, और वो इसी के लिए, मतलब क्योंकि वो बॉन्ड परचेजेस को स्केल बैक नहीं कर रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो भी हाइक जो है वो नहीं कर रहे हैं। अब बात हो रही है कि शायद अब जापान में इंटरेस्ट रेट्स हाइक होंगे, बिकॉज दे आर जस्ट, मतलब वो एक कंट्री है, बिकॉज ऑफ दैट ऐसा भी माना जा रहा है कि वर्ल्ड की इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ से करेंसी प्रिंटिंग टाइप्स, मतलब बेसिकली एक लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चल रहा है और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो भी। तो उसकी वजह से भी एक रीज़न माना जाता है कि भाई दे वांट टू इंक्रीज देयर इकोनॉमी, उनको इन्फ्लेशन चाहिए और अच्छी इन्फ्लेशन चाहिए, बाकी किसी कंट्री को नहीं चाहिए इस टाइम पे। तो इसकी वजह से वो थोड़ा मिसमैच वहाँ पर चल रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें, अगेन कंजम्पशंस, प्राइवेट कंजम्पशन के ऊपर कंसिस्टेंटली थोड़ा सा क्वेश्चन चल रहा है कि भाई इंडिया की कंजम्पशन जो है अभी तक जितनी एक्सपेक्टेड है उतना अच्छा वीक रही है सिंस पैंडमिक, एटलीस्ट एक साल के पैंडमिक के बाद। और मतलब थोड़ी कैचिंग अप है, थोड़ा 4%, 31 मार्च के क्वार्टर में 4% से ग्रो हुई है,
बट अगेन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो अभी भी है, और मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि further the trend in rural consumption has lagged that of urban consumption and raising concerns about durability of recovery, right? तो अगेन जो ग्रोथ आई है, टिपिकली जो जीडीपी की ग्रोथ आ रही है वो केपेक्स ड्रिवन ग्रोथ आ रही है इंडिया में जीडीपी में। तो कंजम्पशन ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और उसके बारे में और भी बात हम करेंगे थोड़ी सी जब हम नॉलेज सेक्शन की बात करेंगे। तो इसीलिए जॉब क्रिएशंस भी अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर रिलेटेड जॉब क्रिएशंस जो हैं वो ज़्यादा हो रही है। और जैसे जैसे इंफ्रा स्पेंडिंग वगैरह, तो अब ये बात हो रही है कि केपेक्स क्या गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली इतना कर सकता है, करेगा क्या आगे भी? अगर प्राइवेट कंजम्पशन हैज़ टू कम एंड प्राइवेट केपेक्स हैज़ टू कम, एंड देन ओनली गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है केपेक्स पे, और जो है बाकी चीज़ों पे, मतलब जो उनके बाकी सोशल ऑब्लिगेशंस हैं उसके ऊपर वो फोकस कर सकते हैं। वन मोर न्यूज़ केम विच कैन बी गुड बेसिकली फ्रॉम इन्फ्लेशन परस्पेक्टिव टू इंडिया एज वेल एज फ्रॉम एफएमसीजी कंपनीज परस्पेक्टिव, कि गवर्नमेंट ने ड्यूटी कंसेशंस दिए हैं फॉर कॉर्न एंड वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स। तो उन्होंने कहा है कि भाई कॉर्न और क्रूड सनफ्लावर ऑयल और मिल्क पाउडर जो है उसके अंडर उन्होंने कंसेशंस दिए हैं, या तो नील ड्यूटी किए हैं, लोअर कर दी है ड्यूटी, ठीक है, फॉर टैरिफ रेट कोटा के अंडर। तो बेसिकली अगेन इन्फ्लेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट करने के लिए है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन सबसे बड़ा कंसर्न है करंटली गवर्नमेंट के लिए और आरबीआई के लिए भी, और इसकी वजह से बार बार उसके बारे में बात होती है कि वो 8% से 7% से ऊपर चलता है। तो उसको ही कम करने का भी पूरा फोकस है, उसको कम कैसे किया जाए। तो इस तरह से कि भाई जो रॉ मटेरियल है अभी इनको जो है इनके ऊपर कोटा किस लिए है कि ताकि भाई इंडिया के अंदर जो ग्रो हो रहा है, कॉर्न ग्रो हो रहा है और ये सारी चीज़ें जो हैं उससे ऑयल बने और ये सारी चीज़ें हों। और बट द प्रॉब्लम इज़ कि इंडिया में बिकॉज ऑफ एथेनॉल एंड एवरीथिंग, राइट, काफ़ी ज़्यादा कॉर्न जो है वहाँ चला जाता है, ठीक है। तो कॉर्न के प्राइसेस कम नहीं हो रहे हैं, और कॉर्न के प्राइसेस कम नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो होता है। तो ये इसीलिए कि बाहर से आ ही रहा है तो अच्छा खासा इंपोर्ट हो ही रहा है, तो उसको हम कैसे उसका प्राइस कम करें, तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है कम कर देते हैं, और तो रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़ा सस्ता हो जाएगा प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के लिए, और फिर थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएंगे। तो ये इस एक्सपेक्टेशन के साथ गवर्नमेंट ने ये इंपोर्ट जो है ड्यूटीज़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल दो चीज़ों के ऊपर आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो, एंड आई थिंक ये शायद लास्ट टू परसों जो मैंने किया था वीडियो उसमें भी थोड़ा कवर करना चाहिए था, मैंने वो मिस किया मैंने थोड़ा, एंड विच वाज ऑन क्वांट एमएफ। जो क्वांट एमएफ पे एक न्यूज़ आई, और एक और कल आई डोंट नो सोशल मीडिया पे छोटा मोटा वो भी उछला। तो एक तो न्यूज़ आई कि सेबी का विच दे हैव एक्सेप्टेड कि सेबी इज़ बेसिकली चेकिंग फॉर फ्रंट रनिंग इशू इन द क्वांट एमएफ एज वेल। और ये एक्सिस का बड़ा इशू हुआ था आई थिंक 2.5 years बैक, और अब जो है वो क्वांट एमएफ का में आया है, और बीच में भी एक आध दो चीज़ें छोटी छोटी हुई थी, बट मेजर जो है एक्सिस में हुआ, क्वांट एमएफ में हुआ। और इंटरेस्टिंगली दोनों का परफॉर्मेंस एट दैट टाइम दे वर टॉप परफॉर्मिंग फंड हाउसेस। तो एक्सिस एमएफ में जब ये आया इशू तो इट वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड हाउस, एंड क्वांट एमएफ करंटली इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड हाउस एज वेल। तो दोनों में अगर हम एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म का परफॉर्मेंस देखते हैं तो दोनों में एक तरह से पीक पे आया है। तो अगेन टिपिकली अभी इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इट्स टफ टू से, राइट। कल जो उनके सीईओ हैं और सीआईओ दोनों मिस्टर टंडन जी, ही सेड कि ऑलमोस्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट 1000 करोड़ रुपीज़ का रिडम्पशन हुआ है जब से ये न्यूज़ आई है मार्केट में, विच इज़ ऑलमोस्ट 2-3 days 1000 करोड़ का रिडम्पशन हो चुका है। तो 92,000 करोड़ का यूएम है टोटल कंपनी के पास और एमएफ के पास, उसमें से 1000 करोड़ गए हैं, राइट। और मतलब 1398 का नंबर उन्होंने एग्जैक्टली इक्विटी स्कीम से रिडम्पशन हुआ है। एंड ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होता है मार्केट में, एंड स्पेशली आफ्टर एक्सेस में जब जिस तरह का परफॉर्मेंस डिप हुआ आफ्टर दैट इशू, एंड अगेन कैन बी मल्टीपल रीजंस हुए, आई एम नॉट सेइंग कि इट वाज द ओनली रीजन, बट एक अगेन एक कोरिलेशन क्रिएट हो जाता है, और फिर इन्वेस्टर्स थोड़ा सा ये परेशान हो जाते हैं कि भाई कोई चीज़ें
पर ये सब चीज़ें होती है। इम्पैक्ट ऑन यज्ञास पोर्टफोलियो तो क्वांट has not been part of our mutual funds portfolio or any other portfolio till now, ठीक है। तो as such it doesn't impact us, but अगेन मेरा थॉट इसके ऊपर यही है कि आप अगर इन्वेस्टर हो इसमें तो आई थिंक यू शुड गिव लिटिल बिट मोर टाइम, राइट। तो ये इश्यूज जो हैं ये सिर्फ क्वांट में नहीं है या एक्सेस में नहीं है, छोटे मोटे और फंड हाउसेज में भी हुआ है, और ये काफ़ी लेजिटिमेट इशू है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक, राइट, फॉर सेबी ऑल्सो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इजीली लीक हो जाती हैं कि कोई बड़ी, अगर कोई आप मतलब फ्रंट रनिंग होता क्या है कि आप कोई बड़ा अगर बाइंग करना चाह रहे हो, सोच रहे हो एज ए म्यूचुअल फंड हाउस, बिकॉज दे डू लॉट ऑफ बिग बाइंग्स, क्योंकि इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो 400-500 करोड़ रुपए की बाइंग इज़ वेरी कॉमन फॉर देम इन अ स्क्रिप्ट एट वन टाइम, ठीक है। तो वो जब होती है तो उसकी वजह से स्टॉक प्राइस जो है ऑफकोर्स एक बढ़ेगा, राइट, वो इम्पैक्ट कॉस्ट मानी जाती है तो उसको वो बढ़ता है। तो आप अगर पहले पोजीशन लेके बैठ जाओ कि भाई ये तो बढ़ना ही है, फॉर श्योर हो गया ना ये तो इसको फ्रंट रनिंग बोलते हैं। तो आपका एक फ्री का प्रॉफिट आपका बेसिकली जनरेट होता है। तो काफ़ी सारी कंपनीज में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सब चीज़ें ट्राई होती हैं, बट अगेन इट्स वेरी टफ टू इस तरह के रोग एलिमेंट्स को कंट्रोल करना, और वही चीज़ जो है उसके ऊपर ट्राई हो रही है कि एक सेल्फ रेगुलेशन और फ्रॉड को इस डिटेक्शन का मैकेनिज्म्स कैसे और इम्प्रूव किया जाए। तो काफ़ी सारे फंड हाउसेज और आई थिंक सेबी एंड ऑल दीज कंपनीज आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। एज सच दिस इम्पैक्ट्स द रिटर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर, क्या ये इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड है? तो वो नहीं है मेरे को लगता है, ठीक है। बट अगेन दिस इज नॉट राइट, मतलब ओवरऑल फ्रॉम द मार्केट परस्पेक्टिव दिस इज डेफिनेटली अ फ्रॉड एज सच। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगेन आई हैव वेरी डिफरेंट व्यू ऑन क्वांट एमएफ, एंड आई थिंक आई हैव मेड वीडियोज ऑल्सो एंड वी टॉक रेगुलरली ऑन लाइव सेशंस ऑल्सो, ठीक है। बट इफ़ यू आर इन्वेस्टेड ऑलरेडी तो ये रीज़न की वजह से कोई नीजर रिएक्शन नहीं लीजिए। मेरे को लगता है थोड़ा सा क्लोजली ज़रूर फॉलो कीजिए उसका परफॉर्मेंस को। यू हैव डेफिनेटली हैड अ गुड रिटर्न्स, अगर आपने रिटर्न 2-3 साल या कुछ टाइम से इन्वेस्ट किया हुआ है तो आई थिंक यू शुड गिव लिटिल बेनिफिट ऑफ डाउट, दैट्स व्हाट आई बिलीव, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री। समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, वी शुड बी हैप्पी कि ये वेल रेगुलेटेड है, एक्शंस हो रहे हैं, राइट, एंड द मैनेजमेंट इज ऑल्सो मतलब टॉकिंग टू मीडिया एंड एवरीथिंग, एंड वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं, एंड दे आर टेलिंग कि भाई इतना रिडम्पशन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हो रही हैं, दे आर टेलिंग कि हम कितने लिक्विडिटी है हमारे पास, तो वो सब चीज़ें भी एक पॉजिटिव तरह से देखना चाहिए उसको। तो दैट्स व्हाट माय थॉट ऑन दिस इज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। सेकंड आई डोंट नो कितना था उसमें, बट एक ग्रो का भी कुछ इशू ट्विटर पे काफ़ी फ्लोट हुआ था कि ग्रो में किसी ने इन्वेस्ट किया और उसको यूनिट्स दिख रहे थे बट एक्चुअली नहीं मिले थे, एंड समथिंग ऑन दोज लाइंस। आई थिंक आई डोंट नो कि वो कितना सही है, गलत है, क्या नहीं है। आई थिंक वी नीड टू गो लिटिल डीपर। इज इट कॉमन? आई डोंट नो, मतलब बट आई थिंक अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करते हैं तो एक सिंपल बेस्ट प्रैक्टिस है कि उसको अपनी कैश स्टेटमेंट या जो माई कैम स्टेटमेंट आती है या कैश CAS स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, या NSDL स्टेटमेंट आती है, थोड़ा कंपेयर कर लो कि भाई वहाँ पर भी दिख रहे हैं वो यूनिट्स या वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं दिख रही हैं जो मेरी आपकी थर्ड पार्टी ऐप पे दिख रही है। तो अगेन इट्स नॉट कि डेली नहीं करना है वो, कभी भी जब बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है या फिर जब 1 महीने में एक बार अगर SIP वगैरह चल रही है, 3 महीने में एक बार भी अगर हम कर लें तो हमें एटलीस्ट कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं होगा। अगेन आई रियली डाउट कि ये सब चीज़ें होती हैं और ये हो सकती हैं, और आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दीज आर वेरी बिग कंपनीज। अगर ग्रो वगैरह को तो बिग कंपनीज, तो ये सब छोटे छोटे मतलब दे हैव ए वेरी हाई स्टेक बैटल, राइट। तो आई डाउट कि समवन इज डूइंग इट फॉर, मतलब गलती से टेक्निकली इशू हो जाए तो बात अलग है, बट कोई जान के ये सारी चीज़ें कर रहा है तो मुझे बहुत बड़ा डाउट लगता है, स्पेशली लुकिंग एट द कंपनीज नेम्स। तो कोई छोटा मोटा प्लेयर हो, कुछ हो तो वी कैन स्टिल अंडरस्टैंड, बट आई थिंक स्टेक्स आर वेरी हाई विद दीज कंपनीज। एक और मार्केट एक्सपर्ट का फिर मैनिपुलेशन, एलिज मैनिपुलेशन का सेबी इज प्रोबिंग एज वेल। काफ़ी सारे अगर हम देखें जो टीवी पे आपको स्टॉक टिप्स देते हैं, ट्रेडिंग टिप्स देखते हैं, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन कि लास्ट 3 to 6 months में काफ़ी सारे इन बिजनेस न्यूज़ चैनल के लोग चेंज हो गए हैं, तो मार्केट एक्सपर्ट्स जो हैं, बिकॉज ऑफ मार्केट मैनिपुलेशंस। तो प्लीज़ वो अंडरस्टैंड करो, राइट, कि
किसको सुन के क्या बाय कर रहे हो शॉर्ट टर्म में स्पेसिफिकली। तो अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर हो तो प्लीज़, मतलब काफ़ी बार हम बहुत बोलते हैं कि एटलीस्ट एक 5 ईयर का होराइजन देखे, कंपनी का मोड देख के, राइट। मतलब जैसे हमारा 5G एनालिसिस, आप अपना एनालिसिस करो बट एक प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करके ही कंपनी को खरीदो। किसी को सिर्फ बोलने में ये अच्छी है और आपने खरीद लिया, आई डोंट थिंक वी शुड डू दैट एट ऑल, इवन इफ आई एम सेइंग और यज्ञ इज सेइंग और एनीवन इज सेइंग, ठीक है। चाहे हम हमेशा 5 ईयर थॉट प्रोसेस से ही देते हैं, बट स्टिल कोई भी बोल रहा है तो सिर्फ वो बोल रहा है और इसलिए बाय करना, आई डोंट थिंक कि थोड़ा स्टॉक इन्वेस्टर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, तो वो आपको करनी ही चाहिए। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करें तो सी इन्फो सिस्टम में प्रमोटर ने स्टेल्स 1.1% स्टेक सेल किया है, 6 लाख शेयर ऑलमोस्ट सेल किया 143 करोड़ रुपीज़ के। तो उन्होंने अगेन कोई रीज़न एज सच नहीं दिया है, मतलब मेजरली उन्होंने ये बोला है कि भाई हमें हमारी क्या कहते हैं चैरिटी वगैरह के लिए, हमारी एक्टिविटी के लिए, तो वी हैव नॉट सोल्ड फॉर क्वाइट लॉन्ग, तो हमने एक साथ बेच दिया है। थोड़ा क्वेश्चन मार्क जब बस यही आता है कि कल परसों ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात की थी, स्टॉक भागा था 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, और उससे पहले भी एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से आई थिंक गोल्डमैन सैक्स की आई थी, पता नहीं, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी जिसकी वजह से स्टॉक भागा था, तो पॉजिटिव हुआ था काफ़ी, और उसके बाद उनका इंटरव्यू भी आया, और फिर ये स्टेक सेल करना एक बिल्कुल लास्ट कुछ 3-4 दिन की हाई के बाद, मतलब ग्रोथ के बाद थोड़ा सा अटपटा लगता है। आई थिंक वी शुड क्लोजली थोड़ा सा ट्रैक करना, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉक भी है तो वी विल ऑल्सो ट्रैक इट मोर क्लोजली। थोड़ा एक गवर्नेंस का छोटा सा रेड येलो फ्लैग, आई वुड से नॉट रेड फ्लैग लगता है मुझे, बट अगेन इट मे बी जस्ट प्लान्ड, और ये ऐसा हुआ, और इट मे बी जस्ट बाई चांस। तो वन इवेंट पे वी कैन नॉट जज अ कंपनी, तो वी विल डेफिनेटली ट्रैक इट मोर क्लोजली। एक बहुत इंटरेस्टिंग L&T की कल एक कॉन कॉल थी, मतलब दे वर टॉकिंग टू मीडिया बिकॉज मिस्टर नायक जो हैं ही हैज़ नाउ रिजाइन फ्रॉम L&T माइंडट्री चेयरमैनशिप एज वेल। तो उसमें बात हो रही थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो अब चेयरमैन है मिस्टर सुब्रमण्यम L&T ग्रुप के, तो उन्होंने बोला कि दे हैव ए मैन पावर शॉर्टेज ऑफ 45,000 लेबरर्स एंड इंजीनियर्स। तो मतलब 25 से 30,000 लेबरर्स, उन्होंने कहा 20,000 के आसपास हमारे इंजीनियर्स जो हमें, मतलब LTMIT में जो स्किल सेट की वजह से, एक पर्टिकुलर स्किल सेट जो हमें चाहिए लेबरर्स का, और उसमें वो नहीं मिल रहे हैं, सिंपल मेजनरी लेबरर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मैं अगेन नॉलेज सेक्शन में भी ये चीज़ कवर करूँगा मैं आपको थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें समझनी है, राइट। हमारा एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू लेट चेंज आई थिंक अ लिटिल बिट, कि क्यों ये स्किल सेट मैच नहीं हो रहा है। मतलब 45 हज़ार लोग कंपनीज को नहीं मिल रहे, और एक तरफ हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है, इज इट अ जॉबलेस ग्रोथ, इसके बारे में बात की जाती है। तो ये दोनों जो है, मतलब स्किल सेट जो मिसमैच है, राइट, आई थिंक दैट हैज़ टू बी फील्ड वेरी वेरी फास्ट बाय आवर एजुकेशन सिस्टम चेंजेस, और इवन द इंडस्ट्री हैज़ टू वर्क टूवर्ड्स इट, एंड इवन फॉर द फोक्स, राइट। हमें भी थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना चाहिए। मजगांव डॉक को अगेन रिकॉर्ड हाई पे मजगांव डॉक अच्छा चल ही रहा है, तो उनको नवरत्न स्टेटस मिल गया है अब, ठीक है। तो नवरत्न स्टेटस में क्या होता है, 5,000 आई थिंक 5,000 करोड़, राइट, नहीं सॉरी 1,000 करोड़ रुपीस तक का उनको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। आई थिंक महारत्न में 5,000 है, नवरत्न में 1,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट नाउ दे कैन डू विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, राइट। तो वो चीज़ उनके लिए थोड़ा सा अच्छा हो गया है, एंड दे कैन मोर फ्रीली डू केपेक्स एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट ने पॉजिटिव लिया है उसको। बाकी स्पेक्ट्रम ऑक्शन था कल, तो कुछ चीज़ें आई थिंक नथिंग मेजर, बट वी शुड स्टिल नो भारती एयरटेल ने 97 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम बाई किया, ऑलमोस्ट 6,857 करोड़ रुपीस 20 साल के लिए। इतना ज़्यादा उन्होंने सबसे ज़्यादा किया है इन्वेस्टमेंट इसमें, बट मेजरली बिकॉज उनका जो 900 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम था उसका रिन्यूअल भी था 20 साल के बाद, तो उन्होंने उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा, मेजरली पैसा वहाँ पर स्पेंड किया है। जियो ने 973 करोड़ ही किया है, ठीक है। तो उन्होंने जो मेजर एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1800 मेगाहर्ट्ज के बैंड में किए हैं, और वो भी बिहार और वेस्ट बंगाल के स्पेक्ट्रम में मेजरली उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। वोडाफोन ने 50 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीदा है, 3510 करोड़ रुपीस उन्होंने भी इन्वेस्ट किए हैं, और उन्होंने काफ़ी पैसा रेज भी किया है, राइट। मतलब ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली अगर हम देखें तो दे हैव बीन रेजिंग, अभी काफ़ी बड़ा स्टेक बेचा है उन्होंने अपनी
कंपनी में, इंडस टावर्स में जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी ऑलमोस्ट 18-19% बेचा है, राइट। और क्या कहते हैं, प्रेफरेंशियल इशू के बारे में भी बात हुई थी, और बाकी डेट भी लेने का और प्लान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे जो उनके डेट थे उसको स्टेक में कन्वर्ट भी कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको स्टेक ले लिया उसकी जगह। तो कुछ कुछ चीज़ें तो कर रहे हैं ट्राई, बट लेट्स सी इफ बड़ी बिग इन्वेस्टर कम्स एंड देन थिंग्स इंप्रूव फॉर वोडाफोन एज वेल। तो ये था स्पेक्ट्रम को लेके चीज़ें। टीटागढ़ में भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी, ब्लैक रॉक ग्लोबल, मतलब जो अगेन द प्रोमोटर हैज सोल्ड 2% स्टेक इन टीटागढ़ रेल सिस्टम। तो जस्ट यू शुड नो दिस, राइट, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ब्लैक रॉक जो है उसने उसमें 0.7% स्टेक बाई किया है 2% में से, तो वो प्लेयर एंटर हुआ है। वन मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ वॉज फ्रॉम मजगांव डॉक, मजगांव डॉक ने मेगा इंजीनियरिंग, तो दे हैव गॉट $1.5 बिलियन का न्यूक्लियर पावर जनरेशन डील फ्रॉम एनपीसीआई, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआईएल। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेजरली इसमें जो प्लेयर रहते हैं वो एलएनटी और बीएचईएल ही ज़्यादा प्ले करते हैं न्यूक्लियर पावर में। तो मेगा इंजीनियरिंग हैज़ नाउ entered into this space. Majorly they have recently did lot of projects, difficult projects for the government as well. अटल सेतु वगैरह शायद उन्होंने सब काफ़ी सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो अब न्यूक्लियर पावर में भी दे हैव एंटर्ड एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस एंड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इज प्लानिंग इन दिस स्पेस। ठीक है, दैट इज ऑल ऑन द न्यूज़। तो ये था मेरा नॉलेज सेक्शन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नोट मैंने पढ़ा, डीएसपी का एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट मिला था। तो उसमें था कि इकोनॉमिस्ट वॉल्ट रॉस्टो, उन्होंने कहा था कि भाई एक डेवलपिंग नेशन प्रोग्रेस कैसे करता है, 3 स्टेजेस में करता है वो। एक ट्रेडिशनली एग्रीगेरियन सोसाइटी होती है, फिर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जिसमें फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे रहता है, और फिर वो मैच्योर इकोनॉमी बनता है विद सर्विस सेक्टर फोकस। इंडिया जो है एग्रेरियन से डायरेक्टली सर्विस बेस गया, तो उसने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू नहीं गया, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं किया, राइट। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये चीज़ अच्छी हुई या नहीं हुई, वी हैव टू चेक, राइट। क्योंकि एक तो लार्ज स्केल जो जॉब क्रिएशन होता है ना वो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही होता है, ठीक है। और वो चीज़ इंडिया में नहीं हुई, मतलब हमारी जॉब क्रिएशन हुई, और थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग कि हमारा सर्विस सेक्टर कुड डू सो वेल। तो मतलब एक हमारे साथ वो चीज़ अच्छी हो गई कि एक आउटसोर्सिंग का ट्रेंड आ गया, बीपीओ और आईटी आउटसोर्सिंग का, एंड वी कुड डू सो वेल, एंड एक बहुत सारे वाइट कॉलर जॉब्स क्रिएट हुए। बट द स्ट्रगल जो था ना वो एक जो ब्लू कॉलर में था, या फिर एक जैसा वो बोल रहे हैं कि लेबर क्लास वाले जॉब्स में था, वो अभी भी है, राइट। एंड तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट मिसमैच और स्किल सेट मिसमैच इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में जो है ना, इसीलिए पढ़ाई पे फोकस इतना ज़्यादा है कि पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करेंगे तो हमें आईटी में जॉब मिल जाएगा, या फिर मतलब इस तरह से टेक जेबे या सर्विस सेक्टर में जॉब मिल जाएगा। क्योंकि तो नीचे वाला जो जॉब है उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, वो वहाँ पर बहुत लिमिटेड हैं। अभी वो क्रिएट हो रहे हैं, ऑफ कोर्स, जैसे वो बोल रहा है एलएनटी वाला 45,000 जॉब्स वी हैव एंड वी डोंट हैव, स्किल सेट अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे अब धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। तो एज अ सेड कि एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू चेंज, ठीक है। तो वाइल इसमें लिखा है कि इंडिया सर्विस लेड ग्रोथ हैज़ बीन इंप्रेसिव, नो डाउट इन इट, राइट। बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिफिकल्ट रहने वाली है। और जैसे सर्विस मतलब जॉब क्रिएशन जो है वो क्रिएट होगी या नहीं होगी, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। एंड तो इंडिया लैकिंग अ फाउंडेशन माइट फेस यूनिक चैलेंजेस इन एस्टैब्लिशिंग डोमिनेटिंग सर्विस सेक्टर। आगे भी सर्विस सेक्टर को और डोमिनेट करना है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, राइट। सर्विस सेक्टर सिट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। आपके पास एक अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप अच्छा क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर सामान कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर सर्विस बैठती है, राइट। उसके ऊपर आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं। जैसे अगर हम यूएस वगैरह की बात करें या यूरोप की बात करें तो वो सारी चीज़ें चलती है। बट वी कैन नॉट कंप्लीटली बी केप्ट ऑन डिपेंडेंट फ्रॉम सर्विस सेक्टर कि हम आउटसोर्स करेंगे, दूसरे का वहाँ करेंगे काम, एंड हम अपना नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, राइट। वो बोल रहे हैं रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ बाईपासिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडियन पॉलिसी करंटली फोकस, राइट। तो नाउ अभी ऑब्वियसली बाइपरेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कुछ फोकस हो रहा है, राइट। और तो the rapid rise of service sector offers exciting prospects but lack of strong manufacturing base create challenges particularly concerning to ये। तो अब ये है कि भाई इंडिया क्या ये जो नए पाथ पे गया है कि मैन्युफैक्चरिंग अब हम फोकस करना शुरू कर रहे हैं, तो क्या ये हमें फोकस लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा नहीं देगा। उन्होंने ग्राफ भी बताए हैं कि 20 साल पहले इंडिया जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग जो था ऑलमोस्ट 15.6% जीडीपी का वैल्यू था, और सर्विस सेक्टर 44.7% था। तो 20 साल पहले भी सर्विस पे ही थे, ऑफकोर्स आईटी वगैरह तब था ही।
अभी जो है अभी भी हम 48.4 सर्विस में है। मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रिड्यूस्ड एक्चुअली 20 साल में 15.6 से 13.4 हो गई है। और ये हम एग्री के साथ देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जो है 15.6 थी और ये 19.4 था। अब मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई 13.4 और एग्रीकल्चर भी कम हो गया है एंड ऑफ कोर्स सर्विस हैज़ इंक्रीज्ड, राइट। तो अब ये वी हैव टू सी कि नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में कैन दिस मैन्युफैक्चरिंग बिकम्स हायर, लाइक कैन इट बिकम्स लाइक 20-25%, राइट, देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, राइट। अगर ये 25% तक पहुंच सकता है और सर्विस गोज डाउन राइट टू अराउंड 30, तो देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, और 40, तो देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू सी कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा कर सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू कि वाई मैन्युफैक्चरिंग इज सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट परस्पेक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ क्या हम कर पाएंगे और कितना सक्सेस हो पाएंगे, लेट्स वी हैव टू सी दैट। ऑफ कोर्स मार्केट इज सेइंग कि वी विल बी सक्सेसफुल बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, बट अगेन लॉन्ग टर्म में सक्सेस और शॉर्ट टर्म में सक्सेस में बहुत डिफरेंस होता है। तो वी हैव टू सी ऑल दोस्त। दैट इज ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।